हेलो प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है एक बार आपके और हमारे इस छोटे से प्यारे से चैनल काइनेटिक एकेडमी में। तो जल्दी से जल्दी आ जाएं बच्चों, आपकी क्लास का टाइम शुरू हो चुका है और आज है आपका मात्रक तथा मापन यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, तो आज आपके पास बहुत ही खूबसूरत सा सुंदर सा टॉपिक है। क्या है? किसी समीकरण की विमीय सत्यता की जांच करना। किसी भी समीकरण के विमीय सत्यता की जांच करना। अच्छा बच्चे, जो ये विमीय समीकरण की जो है विमीय सत्यता की जांच करना, इससे हम केवल उसके बस इतना ही कर सकते हैं कि विमीय रूप से उसके सत्यता की जांच कर सकते हैं। करेक्ट उस समीकरण की जांच नहीं हो सकती। केवल इतना ज्ञात कर सकते हैं कि विमीय रूप से सत्य है या नहीं है, 100% करेक्ट है या नहीं है, फाइंड नहीं कर सकते। इससे फाइंड नहीं कर सकते हम। मतलब जो ये हम विमीय रूप से हम जांच करेंगे सत्यता की, इसमें क्या है, केवल हम ये देख सकते हैं कि बस डायमेंशनली क्या है, ट्रू है या फॉल्स, जो भी है विमीय रूप से सत्यता की जांच कर सकते हैं। बाकी वो पूरी तरह सही है या नहीं है, ये जांच इस प्रकार से नहीं कर सकते। तो फिलहाल ये टॉपिक है, तो ये इसमें क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं। तो अपनी कॉपी और पेन उठा लीजिए और नोट्स बनाना शुरू कीजिए। ठीक है, तो किसी भी समीकरण की विमीय सत्यता की जांच करने के लिए बेटा क्या है, टू चेक डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, यदि आप लिखना चाहें इंग्लिश में। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रत्येक पद की विमा ज्ञात करते हैं। प्रत्येक पद की जितने भी इसमें पद होते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे, जो राइट हैंड साइड पे होंगे, उनको हम क्या करेंगे, उनकी विमाएं ज्ञात करेंगे। और यदि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से यदि वो सत्य आती है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वो विमीय रूप से समीकरण क्या है, सत्य है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में हमने क्या किया था, प्रत्येक पद की हम क्या करते थे, विमा निकालते थे ना। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें भी क्या करेंगे, और इसमें क्या रहेगा, दाईं ओर के, कब हम इसे क्या कहेंगे, विमीय रूप से सत्य कब है, ओहो, विमीय रूप से सत्य कब है, जब दाईं ओर के जो जितने भी पद होंगे, दाईं ओर के जितने भी पद होंगे, बाईं ओर के जितने भी पद होंगे, जब उनकी सबकी विमा एक जैसी आएंगी, तो समझ लेना कि क्या है, समीकरण विमीय रूप से सत्य है। समीकरण क्या है, विमीय रूप से सत्य है। अब इसके साथ ये दिक्कत है, अब इसके साथ ये दिक्कत है कि ये थोड़ा ज्यादा भीग गया है आज। चल लिखना शुरू करें। दाईं ओर के प्रत्येक पद की विमा बराबर बाईं ओर के प्रत्येक पद की विमा। अभी इसको समझ भी लेंगे, कोई बात नहीं, टेंशन वाली बात नहीं है। दाईं ओर के प्रत्येक पद की विमा बराबर बाईं ओर के प्रत्येक पद की विमा। बाईं ओर के प्रत्येक पद की विमा। जैसे जैसे हम एक सवाल के माध्यम से इसे समझाएं, यदि क्वेश्चन, हमारे पास एक समीकरण है, हम गति की द्वितीय समीकरण लेते हैं, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही तो होती है। एक बार देख लेते हैं स्क्रीन में सही आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं, बहुत खूबसूरत आ रहा है। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड में s है हमारे पास। s आपको पता है ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। s आपको पता है कि क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ए क्या है, त्वरण, लिख लो चाहे इसे। s बराबर क्या है, विस्थापन है। वैसे तो आपको सबको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की। ठीक है, और a क्या है, त्वरण है। t क्या है, आपका समय है। ठीक है, और u क्या है, आपका वेग है। u क्या है, आपका वेग है, बाकी इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलो ठीक है, ज्ञात करते हैं। अब ये देखो जरा, s की विमा, s क्या है, विस्थापन है। विस्थापन या दूरी एक ही बात है, किसमें नापेंगे हम, लेंथ में नापेंगे, यानी कि तो s की विमा क्या हो जाएगी, s की विमा
एस की विमा बराबर एल, लेंथ हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं हम इसकी विमा, इस टर्म की और इसकी यूटी की विमा। अब आते हैं बाईं ओर, राइट हैंड साइड पे आते हैं। ठीक है, बाईं ओर आते हैं, यूटी की विमा। यूटी की विमा क्या होगी बच्चों? यूटी की विमा हो जाएगी यू यानी कि देखो जरा, यू क्या है? वेग है। ठीक, वेग यानी कि वेग की विमा क्या होती है बेटा? मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट होती है। तो मीटर यानी कि लेंथ में एल और क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड। और समय को किसमें लेंगे? टी में, यानी कि एल टी माइनस के 1, एल टी माइनस के 1। और एक टी ये है, ये तो यू की हो गई, और एक टी हमारे पास ये है, टी है। टी से इस माइनस टी की पावर -1 से टी कैंसिल हो जाएगा। कितना आ गया हमारा? एल आ गया। ठीक है भाई, ये भी इक्वल आ गई। अब आते हैं हम ए टी स्क्वायर पे। ए टी स्क्वायर की विमा, डायमेंशन ऑफ ए टी स्क्वायर आ जाओ भाई। ए टी स्क्वायर में देखो, ए क्या है? त्वरण है। त्वरण क्या होता है? त्वरण की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि एल बाई टी टू, एल बाई टी टू। और ऊपर क्या है? ये टी स्क्वायर ये है, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये भी कितनी आ गई? एल है। इसका मतलब क्या है कि समीकरण विमीय रूप से सत्य है। देखो इतना तो हमने प्रूव कर दिया, इतना तो हमने प्रूव कर दिया। अब एक बात जो यहां पर आई, ये हाफ था यहां पर, ये क्या था? हाफ था। ठीक, अभी मैंने क्या बताया था आपको कि यदि हम विमीय रूप से समीकरण की सत्यता की जांच करें, तो यानी कि अगर ये हाफ होता भी ना, क्योंकि ये क्या है? कांस्टेंट नंबर है, रियल नंबर एक। ठीक है, क्या है? कांस्टेंट नंबर, ये चेंज नहीं हो सकता, चेंज नहीं हो सकता ये। ठीक है, इसकी अपनी कोई यूनिट नहीं है। जब यूनिट नहीं है तो इसकी डायमेंशनलेस है। जब इसकी कोई विमा है ही नहीं, अरे तो अगर इस 1/2 की जगह यदि यहां 2 भी लिखा हुआ होता तो भी तो ये विमीय रूप से सत्य आती। बात समझ में आई नहीं आई? बात समझ में आ गई ना? यदि ये 1/2 की जगह यदि 1/8 भी होता, 1/10 भी होता, 1/12 भी होता, 1/14 भी होता, कुछ भी होता, अरे मैं बोलता हूं कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 1000 लाख करोड़ कितना भी होता, तो भी इसकी विमा ये की यही आती। लेकिन उससे क्या होता है? ये फार्मूला बदल जाता है। अगर हम क्या रखते हैं यहाँ पे? 4 रखते, 5 रखते, तो ये गति की द्वितीय समीकरण बन पाती नहीं। इसलिए ये केवल ऊपर ऊपर से चेक हो सकती है, यानी कि विमीय रूप से हम कह सकते हैं कि हाँ ये सत्य है। बाकी ये समीकरण अगर इसके सत्यता की जांच जो है बाकी पूरी तरह नहीं हो सकती इससे। इतनी बात समझ में आ गई? जो भी आपको मैंने थ्योरी इतनी लंबी चौड़ी सुना दी, ये बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई? चलो, बहुत अच्छी बात है। अब एक सवाल दूसरा भी ले लेते हैं। चलो, तुम कहोगे सर एक सवाल से हमें, आपने तो एक ही सवाल बताया, दूसरा सवाल ले लेते हैं। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 पे कोई दूसरी समीकरण ले लो। समीकरण t बराबर 2 पाई अंडर रूट के अंदर l अपॉन जी, है ना, आवर्तकाल के लिए समीकरण के सत्यता की जांच करो। इसके सत्यता की जांच करनी है। जहां पे क्या है? t लंबाई है, आप समझते हैं। जहां क्या है? t बराबर आपका समय हो गया, l लंबाई हो गई, और g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। g क्या है हमारे पास? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण। अब देखो यहां पे t की तो आप डायमेंशन आपको पता है, t की t ही होगी। ठीक है भाई, यहां पे समय है। l की आपको क्या पता है? लंबाई, यूनिट तो मीटर है, लेकिन किसको लिखते किसमें? एल में लिखते हैं। चलो ये भी आपको पता होगी। गुरुत्वीय त्वरण, तो ये त्वरण के खानदान का है, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमने क्या लगाई थी? LT-2 आई थी, LT-2। चलो इसे करके तो देख लेते हैं यार एक बार। तो लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड की यानी कि टी की विमा, टी की विमा बराबर कितनी होगी? टी हो जाएगी। अब आ जाओ भाई राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे देखो जरा एक बार, स्क्रीन में दिख भी रहा है, कहीं ज्यादा नीचे तो नहीं चली गई? नहीं, ठीक है, ठीक है। अब अगर हम यहां पे आते हैं, देखो 2 पाई क्या है? फिर वही आ गई, कांस्टेंट है ये। पाई क्या है? कांस्टेंट है। पाई को आपको पहले भी बताया था, रेडियन
ठीक है, और इनकी क्या होती है, ये डायमेंशन लेस होते हैं, विमाहीन राशि है। ठीक है, तो इसकी तो कोई, अब आते हैं हम किस पे, एल और जी पे आते हैं। एल की फाइंड कर लो जरा, देखो एल की विमा निकालो जरा। तो एल अपॉन जी की विमा, एल की विमा कितनी होगी, सबसे पहले एल ही आएगी भाई। ठीक है, एल किसकी आएगी, देखो हाँ सॉरी, ठीक है, अंडर रूट के अंदर एल की विमा कितनी होगी, एल ही होगी। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका, t -2 हो जाएगा, एल टी -2 सॉरी, जी एल टी -2, जी की विमा की बात करी ना मैंने, तो जी गुरुत्व त्वरण होता है ना बेटा। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, तो एल टी -2 आ जाएगा। अरे भी आपको बताया भी ना, ये ए था ना, तो ए टी स्क्वायर हमने कहाँ फाइंड किया, देखो ए की हमने क्या लिखी, एल टी बाई 2, सॉरी एल अपॉन टी स्क्वायर। चलो एल अपॉन टी स्क्वायर की हमें क्या आ गई, ये टी को ऊपर लेके आते तो माइनस में आ जाता ना, एल टी -2 आ जाता, हमने ऐसे कर दिया। अब आ जाओ और आ जाओ इधर, चलो भाई एल ये है, एल से एल तो खत्म ही हो गया, तो एल को तो लिखना ठीक नहीं है, गंदी बात, एल को नहीं लिख सकते। t -2 है, ये ऊपर आ जाएगा तो t2 हो जाएगा, और इसका अंडर रूट कितना आ जाएगा, t आ जाएगा। सर जी ये तो दोनों बिल्कुल सही आ गया। अरे सही आने के लिए तो बेटा किया था इसे, तो दोनों क्या है, विमीय रूप से तो सत्य है, लेकिन यहां पे क्या है, ये क्या था 2 पाई। अब यदि इस 2 पाई की जगह 4 पाई भी होता, 8 पाई भी होता, 10 पाई भी होता, तो भी आंसर यही आना था। कहने का मतलब क्या है, अभी आपको समझाने का मतलब ये था कि समीकरणों को विमीय रूप से हम क्या कर सकते हैं, सत्य तो प्रूव कर सकते हैं, सत्य तो हम सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन क्या है, यह समीकरण पूरी तरह सत्य है, ये हम विमीय रूप से जांच नहीं कर सकते। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको, चलो वेरी गुड, बहुत सुंदर। अब आते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट, इतनी बात समझ में आ गई, उतार लो इसे जल्दी से उतारो बच्चों, जल्दी से उतारो, जल्दी से उतारो, जल्दी से। कन्वर्जन ऑफ यूनिट पे आते हैं। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, इतना सारा यार हेडिंग डालने के लिए हो जाता है, सारा बोर्ड तो इसी में भर जाता है। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट यानी कि मात्रक पद्धति में परिवर्तन करना, मात्रक पद्धति में परिवर्तन करना। मात्राएं मत देखना यार तुम यहां पे, ठीक है, मात्राएं गलत हो सकती है। परिवर्तन, मात्रक पद्धति में परिवर्तन, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, कन्वर्जेंस ऑफ यूनिट, मात्रक पद्धति में परिवर्तन। देखो मात्रक पद्धति में परिवर्तन क्या है, हम एम के सिस्टम से, जैसे मान लिया सीजीएस सिस्टम में जाना, एम के सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में जाना, तो हमने क्या कहा था पहले बेटा, फिजिकल क्वांटिटी, हमारे पास कोई भी हमारे पास भौतिक राशि है तो उसको क्या लिखते थे हम, P इंटू, सॉरी चलो इसे ऐसे लिख दूं, चलो यहां लिख देता हूं भौतिक राशि। कहीं तुम सोचोगे सर P क्यों लिख दिया, फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, भौतिक राशि, भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू क्या होती थी, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, यही होता था ना, मतलब संख्यात्मक मान गुणा उसका मात्रक, यही तो होता था संख्यात्मक मान। मान लीजिए जैसे कोई भी फोर्स है, यदि तो 2 न्यूटन है, 2 न्यूटन है तो यानी कि 2 उसकी न्यूमेरिक वैल्यू होगी और न्यूटन उसकी यूनिट होगी, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो न्यूमेरिक वैल्यू, तो ये अगर हम यहां पे हमने क्या लिखा, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, यदि हम यूनिट चेंज करते हैं तो इसकी न्यूमेरिक वैल्यू भी बदल जाएगी। अरे भाई यदि हम एक लिखेंगे यार 1 मीटर बराबर के 100 सेंटीमीटर, यूनिट चेंज की हमने, पहले मीटर में थी अब सेंटीमीटर में होगी, तो न्यूमेरिक वैल्यू भी बदल गई या नहीं बदल गई, 1 की जगह 100 हो गई। ठीक है, लेकिन मान तो दोनों का एक ही बराबर है, मान क्या है, दोनों का एक बराबर है। तो यानी कि यदि हम इसे n1 u1 बराबर n2 u2, यानी कि इसको वैल्यू को जो हमने, जो एमकेएस सिस्टम में थी, हमने सीजीएस सिस्टम में बदल दी, लेकिन मान दोनों के क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, मान दोनों के क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ठीक है, तो यदि हम ऐसे हम बदलना चाहें, सबसे पहले हम क्या, 1 न्यूटन को डाइन में परिवर्तित करो, इंपॉर्टेंट सवाल है,
1 न्यूटन को डाइन में परिवर्तित करो, डाइन में परिवर्तित करो। ओ सर जी, डाइन बड़ी खतरनाक होती है, वो वाली डाइन नहीं यार, ठीक है, डाइन में परिवर्तित करो। चलो ठीक है, अब हम क्या लिखते हैं, देखो हमें न्यूटन किसका मात्रक है, फोर्स का मात्रक है, यानी कि बल का मात्रक है न्यूटन, ठीक है। बल की विमा लिख देंगे, क्या होती है बेटा बल की विमा, mL/t-2। सर आपको तो याद है, हमें कैसे याद होगी, ठीक है। देखो सबसे पहले बल की यूनिट है, बल, अरे बल का फार्मूला लिख लो यार, द्रव्यमान गुणा त्वरण, ठीक है, द्रव्यमान, ओहो, द्रव्यमान गुणा त्वरण हो गया, ठीक है। द्रव्यमान क्या, द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, m। द्रव्यमान को किससे डिनोट करेंगे हम, m से, ये तो हो जाएगा मास, ठीक है, मास हो जाएगा। द्रव्यमान का मात्रक वैसे किलोग्राम होता है, जिसको हम m से डिनोट करते हैं, ठीक है बेटा। इसका प्रतीक चिन्ह क्या लगाते हैं, यानी कि विमीय राशि के लिए प्रतीक चिन्ह हम क्या लगाते हैं, m लगाते हैं, m। और ये क्या हो जाएगा, त्वरण, त्वरण के लिए हमने पहले भी बताया था उस समय मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि मीटर किस में लिखेंगे, लेंथ में, पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर यानी कि टी स्क्वायर, टी का स्क्वायर, पर यानी कि बटे में आएगा तो ऊपर जाके कितना हो जाएगा, -2 आ गया, वही बात समझ में आ गई, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 न्यूटन को किस में परिवर्तित करना है, डाइन में परिवर्तित करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 1 न्यूटन, 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना है, इसको हम किस में, यूनिट में हम परिवर्तन करते हैं, 1 kg किलोग्राम। भाई द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है ना, यूनिटी तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट, यूनिटी तो चेंज कर रहे हैं यार, यूनिट की बात कर रहे हैं। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है, 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ किसी को। ये क्या हो गई हमारी MKS सिस्टम हो गया, ये क्या हो गया, MKS सिस्टम हो गया। हमें चेंज किस में करना है, CGS सिस्टम में, क्योंकि डाइन जो है हमारे पास, न्यूटन क्या है, ये MKS सिस्टम है, और डाइन क्या है, ये CGS सिस्टम है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, ठीक है, MKS। तो इसको किस में चेंज करना है, डाइन में। कितने डाइन होंगे ये, तो डाइन का तो अभी पता नहीं कितने होंगे, लेकिन डाइन की हमें यूनिट पता है, किसमें, किलोग्राम का क्या रहेगा, ग्राम, ठीक है, मीटर का क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, सेकंड का सेकंड ही रहेगा। इसमें चेंज करना है, और कितने डाइन आएंगे, कितने डाइन आएंगे। यहां बीच में हमने एक लाइन खींच दी, ठीक है, लाइन खींच दी, और इस वाली जो हमारे पास इसका विमीय सूत्र आया है, जिसको हमने क्या करना था, कन्वर्ट करना था, इसको हम कहां लिख देंगे, यहां बीच में, mL/t-2, mL/t-2। इतनी बात समझ में आ गई। ये हमें गिवन था, और इसमें हमने क्या करना था, इसमें कन्वर्ट करना था, ठीक है, ये हमें गिवन था, ये हमने क्या करना था, कन्वर्ट। यानी कि अब न्यूमेरिक वैल्यू क्या है, 1, n1 की, भाई 1 ही न्यूटन तो है, 1 न्यूटन है ना पहले की, ठीक है। मास कितना है बेटा, m1 कितना है, m1 कितना है, kg, m1 kg में आ रहा है, ठीक है। L1 T1, अरे MKS सिस्टम में ये MLT को ही तो चेंज करते हैं यार। L1 कितना है, लेंथ कितनी है, मीटर हो जाएगी, ठीक है। T1 कितना है, ये सेकंड का है, सेकंड स्क्वायर हो गया। ऐसे यहां पर करेंगे, N2 तो हमें फाइंड करना है भाई, NT को हमें पता नहीं, N2 तो हमें फाइंड करना है, ठीक है। और M1 कितना हो जाएगा, इसका ग्राम में है, L1 सॉरी M2 है ये, M2 L2 T2, यही राशियां, मोस्टली यही राशि हम चेंज करते हैं, ठीक है। L2 कितना हो जाएगा, यानी कि लेंथ, यानी कि सेंटीमीटर में है, और T2 हमारा सेकंड में ही है, T2 हमारा क्या है, सेकंड में ही है। अब हम क्या करते हैं, U1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, U1 की यदि हम बात करें, N1 तो हमारे पास है, U1 कितना हो जाएगा, यानी कि यूनिट कितनी हो जाएगी, यूनिट कितनी हो जाएगी बेटा, ये देखो हमारे पास M1 L1 T1 की पावर -2, ये कर दिया, यहां कोई दिक्कत तो नहीं है। U2 इज इक्वल टू हमने क्या कर दिया, M2 L2 T2 की पावर -2, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, अरे दिया हुआ तो है सब कुछ, गिवन तो है, ठीक है, क्या है, गिवन तो है। S, इसको S कर दो, कहीं तुम फिर चक्कर में पड़ जाओगे। अब ठीक है,
क्योंकि सेकंड स्क्वायर नीचे है ना, ऊपर आके क्या हो जाएगा, ऊपर आके क्या हो जाएगा, यदि हम इसका विमीय सूत्र निकालेंगे तो ये ऊपर आके क्या हो जाएगा, माइनस की पावर में आ जाएगा। यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। अब लगा दो तुम वही फार्मूला। कौन सा फार्मूला, कौन सा, ये वाला, n1u1, ठीक है, n1u1 इज इक्वल टू n2u2। फार्मूला लगा दो। हमें मान किसका ज्ञात करना है, n2 का ज्ञात करना है। n2 का मान ज्ञात करेंगे तो ये u1 कहां आ जाएगा, इधर आ जाएगा, यानी कि n1 और u1 बटे चिच्ची u2, u1 बटे u2 बराबर के n2। जब हम इसका मान ज्ञात करेंगे तो ये इस तरीके से आएगा कुछ, ठीक है। n1 का मान हमें पता है, या n2 बराबर क्या लिख दो, n2 बराबर क्या लिख दो, ऐसे ही बदल दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। n2 n1 हमें फाइंड करना है। u1 क्या है, u1 देखो m1 l1 t1, m1 l1 t1 का -2। अरे इसको बटे में ही तो आया, ये u2 बटे में आया, तो m1 के बटे में m1 कर दो, l1 के बटे में l1 कर दो, t1 m1 बटे, अब देखो u2 है ना, तो क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। यहां कितना हो जाएगा, m1 बटे m2, l1 बटे l2, t1 बटे t2। बात समझ में आ गई, इतनी तो बात समझ में आई गई होगी यार। बेटा कोई दिक्कत तो नहीं आई यहां पे, कोई दिक्कत तो नहीं आई, बटे में तो है, ठीक है, बटे में है ये। अब क्या करना है, देखो n1, ज्यादा खिचड़ी पक गई है ना सर, ज्यादा खिचड़ी पका दी आपने, चलो ज्यादा खिचड़ी ना पके इसलिए m1 बटे m2, ठीक है, l1 बटे l2 और t1 बटे t2 की पावर -2। अब तो कोई दिक्कत नहीं, अब तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है। अब आ जाओ भाई, कहां आ जाओ सर जी, देखो ये है m1 कितना था, देखो m1 कितना था kg, l1 कितना था मीटर, और ये कितना था सेकंड है, तो m1 ऊपर लिख दो kg, मान रख दो ना इनके। m2 कितना था, ग्राम में था, ये कितना था हमारे पास, मीटर में था, ये कितना था हमारे पास, सेंटीमीटर में था, ये क्या था हमारे पास, सेकंड में था, और ये भी हमारे पास सेकंड में था, पावर -2। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, ये तो कैंसिल हो जाएगा आपस में, एस कैंसिल हो जाएगा। n1 किलोग्राम कितने हो जाएंगे, ग्राम, 1000 ग्राम, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, ग्राम हो गया, ठीक है। ये मीटर कितने हो जाएंगे, 100 सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर, और ये तो इससे चाहे यही खत्म कर दो, कोई दिक्कत नहीं, पावर -2 खत्म हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म हो गया, ग्राम से ग्राम खत्म हो गया। अरे भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा ही नीचे चलेंगे हम, हाँ ज़्यादा नीचे चले गए, ज़्यादा नीचे हो गए भैया, ज़्यादा नीचे हो गया भैया, इसे थोड़ा, अब ठीक है, बस 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 सर जी बस। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हाँ इधर लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ हमारे पास जगह है, यहाँ लिख लेते हैं। अब आ जाओ, देखो उधर से हम क्या करेंगे, अब ये कितना हो जाएगा बेटा, n1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n1 का मान है हमारे पास, n1 का मान कितना था हमारे पास, देखो 1 था, n1 की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, चलो लिख दो, चाहे 1 लिख दो, n1 से मल्टीप्लाई करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10 की पावर 3, 10 की पावर 2, ये बच गया ना, यानी कि n2 बराबर, ठीक है, तो n2 बराबर 10 की पावर कितनी बची, यहां पे ये कितना है, 10 की पावर 3 है, और ये कितना है, 10 की पावर 2 है, तो n2 बराबर कितना हो गया, n2 बराबर 10 की पावर 5 डायन, ये आंसर आ गया आपको। तो आप यहां लिख सकते हो 10 की पावर 5। समझ में आया बच्चों, समझ में आया बेटा, समझ में आ गया होगा, वेरी गुड। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक, ठीक है, ये इस तरीके से करना है, ठीक है। समझ में ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है जरूर, वैसे बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, किसी प्रकार की। चलो, न्यूटन को डाइन में चेंज कर दिया, ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है ना, अरे अभी इतना ज्यादा हार्ड भी नहीं है, ये तो आप समझ गए ना, n2u2। चलो
फिजिकल क्वांटिटी भी समझ गए। अब तो ये पता लग गया होगा आपको N1U1 इज इक्वल टू N2U2। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्वेश्चन नंबर 2 यदि हम लें सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी, ठीक है, 6.67 गुणा 10 की पावर माइनस के 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे क्या होता है केजी स्क्वायर। ठीक है, 6.67 गुणा 10 की पावर माइनस के 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। एसआई सिस्टम तो सीजीएस सिस्टम में इसका ये क्या है एसआई सिस्टम में है। ठीक है, मीटर है केजी है, ये सब क्या है न्यूटन मीटर। अब क्या है इसको किसमें सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस ओहो सीजीएस सिस्टम में परिवर्तित कर दो भाई, परिवर्तित करना है, चेंज करना है इसके सीजीएस सिस्टम में। वही आपका क्या, अब देखो अब इसका मात्रक क्या है बेटा, इसका मात्रक क्या है G इज इक्वल टू जी न्यूटन का केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन का देखो G की जो यूनिट हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, न्यूटन का क्या है बेटा, न्यूटन फोर्स का है ना, बल का मात्रक न्यूटन है, बल का मात्रक क्या है न्यूटन है। तो यदि बल के मात्रक को यदि हम न्यूटन को यदि हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही तो आएगा भाई। बल बराबर क्या होता है बेटा, F बराबर ma होता है ना, ma होता है, तो m का मात्रक क्या हो गया किलोग्राम हो गया, a का क्या होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, ये तो इसकी यूनिट हो जाएगी, ये तो होगी न्यूटन की। अब है मीटर पर सेकंड स्क्वायर अलग से है, मीटर पर कितना है सॉरी केजी स्क्वायर, मीटर स्क्वायर सॉरी मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है, 1 केजी से 1 केजी खत्म हो गया, तो यानी कि ये कितना आ गया m क्यूब और s की पावर क्या आ जाएगा, s की पावर -2 आ जाएगा, और कितना आ गया केजी भी आ गया हमारे साथ, केजी की पावर -1, केजी 1 केजी यहाँ वो है ना, 1 केजी से 1 केजी खत्म हो गया तो केजी ऊपर आएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास केजी की पावर -1 मीटर क्यूब और सेकंड की पावर इतनी आ गई, बिल्कुल ठीक आ गया। ठीक है, अब किलोग्राम, अब इसका यदि हम फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करते हैं, विमीय सूत्र यदि हम इसका निकालते हैं तो किलोग्राम का कितना हो जाएगा, m लिखेंगे हम, इसे m में लिखेंगे ना, और ये क्या है इसको लिखेंगे, अच्छा सॉरी -1 लिखेंगे, ये क्या है हमारे पास मीटर को किस में मापेंगे l में, लेंथ इसका वो हो जाएगा। ठीक है, अब यहां इस m को तुम ये मत सोचना कि ये लिख दिया हमने, किलोग्राम को लिखेंगे, किलोग्राम क्या होता है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, मास को m, ठीक है, और ये m को किस में नापते हैं हम, इसको पे किलोग्राम को हम किस में इसको नापते हैं, मास को हम किलोग्राम में नापते हैं, ठीक है, लेंथ को हम मीटर में नापते हैं, लेकिन इसको विमीय सूत्र में जब हम लिखते हैं तो m, l और t की फॉर्म में लिखते हैं। और सेकंड है, सेकंड में क्या आ जाएगा t-2, सेकंड के लिए t-2, यानी कि इसका विमीय सूत्र बन गया हमारे पास, क्या बन गया, m की पावर -1 L3 t-2, बीच में लाइन खींच दी, बीच में हमने क्या कर दी, m पावर -1 L3 t-2, बहुत सुंदर। ठीक है, अब n1 इज इक्वल टू कितना है, पहले दे रखा है बेटा, n1 तो ये है, न्यूमेरिक वैल्यू ये है 6.67 गुणा 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर से। ठीक है, अब हम इसे किस में कन्वर्ट करना है, डाइन, भाई न्यूटन का तो किस में, अभी हमने न्यूटन को किस में डाइन में कन्वर्ट किया था ना,
तो न्यूटन का तो ये तो किस में हो जाएगा, कितना आएगा ये नहीं हमें पता, N2 की वैल्यू कितनी आएगी ये तो हमें नहीं पता, लेकिन न्यूटन किस में हो जाएगा, डाइन में हो जाएगा। ठीक है, मीटर किसके हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा, और केजी ये किस में हो जाएगा, ग्राम का स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, देखो वही M1 L1 और देखो M1 किस में हमारा केजी में है, M1 केजी में है, L1 किस में हमारे पास यहां पे मीटर में है। ठीक, ये मीटर में हमारे पास, और यहां पे क्या है T1 किस में हमारे पास, T1 किस में हमारे पास, सेकंड में। ऐसे यहां पर है, ऐसे यहां पर है, क्या है ये तो N2 तो हमें फाइंड करना है, N2 तो क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक है, M2 L2 और T2। M2 कितना है बेटा हमारे पास, M2 कितना है हमारे पास, ये हो जाएगा किस में हो जाएगा, ग्राम में हो जाएगा। ठीक है, L1 किस में हो जाएगा हमारे पास, सॉरी L2 किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर में हो जाएगा, और ये किस में हो जाएगा, सेकंड में रहेगा। ये तो सेकंड में रहेगा, एस यार हिंदी में लिख दिया, चलो ये किस में हो जाएगा, सेकंड में हो जाएगा, एस लिख दिया हमने, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। ये किस में हो जाएगा हमारे पास, सेकंड में हो जाएगा। अब यदि हम बात करते हैं इसका विमीय सूत्र निकालो भाई, सॉरी U1 की वैल्यू निकालो। किसकी वैल्यू निकालनी है, U1 की वैल्यू निकालनी है। U1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, करो M1 L1 और T1। ठीक है, देखो M1 क्या लिखेंगे, -1, M1 में क्या आ गया, -1 L3 T-2, ये हो गया हमारा A। U2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, यही हो जाएगा M2 L2 और T2, इनकी भी पावर वही आ जाएगी, इसीलिए तो इसको बीच में रखते हैं। -1 हो जाएगा, L3 हो जाएगा, T-2 हो जाएगा। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, अब इनके क्या कर दो, वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, यानी कि वही मान रखना है हमें, क्या मान रखना है, अरे वही तो मान रखना है, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 मान रख दो। ठीक है, यानी कि क्या आता था हमारे पास यहाँ पे, N2 बराबर आता था हमारे पास U2 बटे, N2 बराबर क्या होता था, U1 बटे U2 होता था, और ये मान यहाँ पे N1 हो जाता था, ये मान यहाँ पर कितना हो जाता था, N1 हो जाता था। ठीक है, तो N1 की वैल्यू तो आपको पता ही है, अभी फिलहाल इसे ऐसे रखते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, M1 बटे M2, L1 बटे L2 और T1 बटे T2। पावर चढ़ा दो, पावर कितनी है, -1, ये हमारे पास आ गई। ठीक है, अब एक पावर -1 है, एक पावर 3 है, एक पावर -1 है, एक पावर कितनी है, 3 है, और यहां पावर कितनी है, -2 है, यहां पावर कितनी है, -2 है। रख दो, वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, ये मान किसमें था हमारे पास, वही आ जाएगा ऊपर, केजी बटे M1 की वैल्यू हमने केजी में रखी ना, केजी मीटर सेकंड, और इसमें ग्राम मीटर सेकंड, केजी यानी कि यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, यहाँ भी कितना आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। -2 पावर आ जाएगी, 3 पावर आ जाएगी, और -1 पावर आ जाएगी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू, अब देखो ये हो जाएगा, इस तरीके से इसे बंद कर दो ताकि इसको डिस्टर्ब ना करे। आ जाओ इधर लेके आ जाओ इसे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, N2 इज इक्वल टू, N1 की वैल्यू पुट करो, 6.67 गुणा 10 की पावर -11। वहां यदि हम यहां पे मान करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 की पावर 3। ठीक है, 10 की पावर कितना हो जाएगा, ये 3 में आ जाएगा ना, या 10 की पावर 2 में आ जाएगा। तो 10 की पावर 3 का मतलब क्या है बेटा, 10 की पावर 3 की पावर -1, और 10 की पावर कितना हो जाएगा,
10 की पावर 2 तो अंदर आ जाएगी, 2 3 कितना हो जाएगा 6, 10 की पावर कितनी हो जाएगी, डायरेक्ट ही लिख दूं? नहीं नहीं, तुम सोचोगे सर ये तो वो तो कट ही गया बेटा, ये तो कट गया, तो खत्म हो गया। ठीक है, अब देखो ये कितना आ जाएगा 6.67 गुणा 10 की पावर माइनस के 11, तो ये हो जाएगा। ये 10 की पावर माइनस के 3 आ गई, ये 10 की पावर कितने आ गई 6 आ गई, तो यानी कि 3 प्लस की बच गई। अरे यार लिख देता हूं, कहीं तुम सोचो कि सर आप काम को शॉर्टकट कर रहे। अब देखो, अब 10 की पावर गिन लो, 6.67 गुणा 10 की पावर 11 और 3 कितना हो जाएगा 14, 14 में से 6 गए, यानी कि कितना बच जाएगा 8, 10 की पावर 8। n2 की वैल्यू आ गई, n2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, 8 6.67 गुणा 10 की पावर माइनस के 8 आएगी ना, माइनस के 8 और कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये भी तो लिख दो यार 9 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे ग्राम का स्क्वायर। ये आ गई, इसकी वैल्यू उतार लो जल्दी से। समझ में आ गया बेटा, समझ में आ गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? समझ में आया नहीं आया? आई थिंक समझ में आ गया होगा। अरे कुछ भी नहीं यार, यहाँ से तुम्हें पता है कि सबसे पहले जिसको हम क्या करते हैं, जो हमें गिवन होती है, यानी कि गिवन क्या था, ये था, उसका हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी यूनिट निकालते हैं, उसका डायमेंशनल फार्मूला बनाते हैं, उसको यहाँ बीच में लिखते हैं। फिर हम पहले सबसे पहले किसको लिखते हैं, जो चीज हमें गिवन है दी हुई, n1 यानी कि ये न्यूमेरिक वैल्यू है, ये इसकी ये n है, ये क्या है u है। ठीक है, तो n1 हमने लिख लिया, n2 क्या होगा जिसमें हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हमने क्या m1 l1 t1, मोस्टली हमारे पास यही 3 राशियां मूल राशियां होती है MKS सिस्टम में, और इसको CGM सिस्टम में चेंज करते हैं। ठीक है, इन्हीं 3 राशियों को करते हैं चेंज। तो m1 कितनी थी, यहाँ पता है आपको केजी में आ गई थी, L1 की m मीटर आ गया था यहाँ पे। ठीक है, T1 क्या था सेकंड था, जबकि यहाँ पे वैसे दिया हुआ नहीं था। ठीक, लेकिन हमारे पास क्या है, यहाँ पर है हमारे पास T। ठीक है, T1 किस में होता है, सेकंड में आता है। MKS सिस्टम में भी CGS सिस्टम में ही टाइम क्या रहता है, वो सेकंड ही रहता है, MKS सिस्टम में भी और CGS सिस्टम में भी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसका क्या लिख दिया, फार्मूला किस हिसाब से लिखा बेटा, ये इसी हिसाब से लिखते हैं, इसीलिए तो इसको बीच में लिखा जाता है यहाँ, इसीलिए इसको बीच में लिखने का पर्पज होता है कि आपको जो इसकी यूनिट बनानी है वो इसी हिसाब से बनानी है, इनको रख दिया। ठीक है, m1 l1 t1, m2 l2 t2। ठीक है, ऊपर पावर हमने वही लगा देनी है बस। उसके बाद क्या है, n2 की वैल्यू निकालनी है। n2 की वैल्यू निकालने के लिए इसको अपॉन में ले जाएंगे, किसके अपॉन में ले जाएंगे, ये u2 वाला पूरा कहाँ आ जाएगा, इसके अपॉन में आ जाएगा, क्योंकि हमने n2 की वैल्यू निकालनी, क्योंकि हमने जब n2 की वैल्यू निकालनी u2 अपॉन में आ जाएगा, तो बस फिर हम क्या कर देंगे kg को हम ग्राम में, क्योंकि हमने CGS सिस्टम में चेंज करना है, CGS सिस्टम में चेंज करना है, तो इसको भी हम ऊपर वाले को भी CGS सिस्टम में चेंज करते हैं, ये सब काट के देते हैं। ठीक है, चलो कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, वेरी गुड। चलो मिटाए, उतार लिया बेटा, उतार लिया होगा, अच्छे बच्चे, बहुत बहुत अच्छे बच्चे, सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे खूबसूरत से बच्चे। चलो मिटाते हैं। अब इसके बाद करते हैं, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो फिजिक्स का काम। बच्चे सोच रहे होंगे सर अंताक्षरी के चक्कर में पड़ चुके हैं? बच्चों ने सोचा होगा वाह क्या बात, सर अंताक्षरी, ये तो बहुत अच्छी बात है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। जाओ बेटा, टॉपिक आपको बच्चों ने सीख लिया है। और कुछ नहीं यार, और कुछ नहीं करना है तुमको, जो है ना, बस क्या करना है, चैनल को थोड़ा शेयर कर देना है अपने फ्रेंड्स में। ठीक है, जो बस ये ध्यान रखना कि शेयर उन्हीं को करना जो फिजिक्स स्ट्रीम के हों। कहीं तुम किसी को, दादाजी को शेयर कर दिया, नाना जी को शेयर कर दिया, गांव में बेचारे ताऊ को शेयर कर दिया, ठीक है, ऐसे शेयर नहीं करना, उसका कोई फायदा नहीं है। तो अब यदि हमें यदि हमें फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला यदि डेराइव करना है, ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यदि हमें फार्मूला बनाना है, तो यदि हमें ये मालूम हो, यदि हमें ये पता हो कि ये फिजिकल क्वांटिटी किस किस पर डिपेंड कर रही है, ये फिजिकल क्वांटिटी किस किस पर डिपेंड कर रही है, ठीक है, तो हम उसका फार्मूला डेराइव कर सकते हैं।
हम उसका फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। यदि हमें पता हो कि वो फिजिकल क्वांटिटी किन किन राशियों पर डिपेंड कर रही है, ठीक है, तो हम उसका क्या कर सकते हैं, उसका फार्मूला बना सकते हैं, सूत्र स्थापित कर सकते हैं उसका। जैसे यदि थोड़ी देर के लिए यदि हम ये मान लें, चलो हेडिंग डालो, विमीय विश्लेषण की सहायता से भौतिक राशियों के मध्य संबंध। क्या है? विमीय विश्लेषण की सहायता से, ओहो चलो नहीं यार, मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ गलत लिख दिया मैंने ना। विमीय विश्लेषण की सहायता से भौतिक राशियों के मध्य संबंध। भौतिक राशियों के मध्य संबंध कैसे संबंध है, अच्छे हैं बुरे हैं, अभी पता चलेगा आपको, ठीक है। मध्य संबंध, यदि हम थोड़ी देर के लिए मान लें संबंध स्थापित करना है, ठीक है, मध्य, चलो लिख लेते हैं पूरा, संबंध स्थापित करना। विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, संबंध स्थापित करना, ठीक है ना। डेराइविंग द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, विमीय विश्लेषण की सहायता से भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। क्या वो संबंध सही है, नहीं है संबंध सही, ठीक है। तो विमीय विश्लेषण की सहायता से सब, तो हम थोड़ी देर के लिए यदि ये मान लें, हमें पता है, वैसे मानना तो क्या है, यदि हमें ये पता है F बराबर ma, है ना, ये क्या है, हमें ये तो हमें खैर पता ही है F बराबर ma होता है। थोड़ी देर के लिए यदि हम ये मान लें कि हमें ये मालूम नहीं है, हमें ये मालूम नहीं है कि ये फार्मूला क्या है, F बराबर ma कोई फार्मूला होता है। थोड़ी देर के लिए ये मान लो कि F बराबर ma हमें मालूम नहीं है, लेकिन यदि हमें ये पता है कि फोर्स जो है किस किस पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स m पे डिपेंड कर रहा है और a पे डिपेंड कर रहा है, तो इसके लिए फार्मूला कैसे बनाना है अभी हमें पता नहीं है। लिख तो लिया हमने, F बराबर ma का फार्मूला तुम्हें पता है, मुझे अच्छी तरह पता है, ठीक है, लेकिन हमें पता नहीं है, मैंने खाली इस फॉर्मूले को दिखाया है, ठीक है, कि हमें पता नहीं है इसके बारे में कि FMA किस प्रकार से आपस में संबंधित है। अभी तो हमने पता है कि हमें ये फार्मूला F बराबर ma होता है, ये इस प्रकार से संबंधित है, ठीक है, लेकिन हमें अभी ये बिल्कुल भी मालूम नहीं है। लेकिन हमें केवल इतना मालूम है कि F जो है M और A पे क्या करता है, डिपेंड करता है। अगर हमें ये पता लग गया है कि F जो है M पे भी डिपेंड करता है और A पे भी डिपेंड करता है, तो इसके लिए फार्मूला कैसे डेराइव करेंगे। बात मेरे कहने का मतलब समझ में आ रहा है बेटा। अभी हमें थोड़ी देर के लिए मान लो कि हमें ये पता नहीं है कि F और M और A के बीच क्या संबंध है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए तुम ये मान लो कि हो सकता है ये ऐसे भी हो, ठीक है, क्या F बराबर M बटे A, मतलब तुम्हें फार्मूला पता नहीं है, ये भी हो सकता है, कहने का मतलब ये है कि ये भी हो सकता था, लेकिन हमें ये मालूम करना है कि F M और A के साथ किस प्रकार संबंधित है। तो इसीलिए तो हमने लिखा विमीय विश्लेषण की सहायता से भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। तो अब हम वो ट्रिक लगाएंगे कि जिससे ये फार्मूला बनेगा, जिससे ये फार्मूला बनेगा। अभी हमें पता नहीं है, अभी हमें केवल और केवल इतना पता है कि F M और A पे डिपेंड करता है। कितना डिपेंड करता है, कितने गुना है, क्या है, ये इसकी कितनी पावर के बराबर है, ये इसकी कितनी पावर के बराबर, कुछ नहीं पता अभी। केवल इतना पता है कि F M पे भी डिपेंड कर रहा है और A पे भी डिपेंड कर रहा है। फार्मूला अब बनाना है हमको, जब हालांकि वो तो हमें पहले से पता है, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें पता नहीं है फार्मूला कैसे तुम्हें यही तो पता है कि F बराबर M A आया कैसे, विमीय विश्लेषण की सहायता से प्रूव कैसे करोगे, वो अब आपको अब बताएंगे, ठीक है। चलो F बराबर M A, F बराबर M A, हम थोड़ी देर के लिए ये मान लेते हैं, ठीक है, यदि किसी कण पर लगने वाला बल, किसी कण पर लगने वाला बल F निर्भर करता है, ठीक है, दो बातों पर निर्भर करता है, किस किस पे,
ये हमें मालूम है, बस खाली इतना मालूम है, कण के द्रव्यमान m पर और कण के त्वरण a पर। बस हमें खाली इतना बताएं कि f किस किस पे डिपेंड कर रहा है, कण के द्रव्यमान m पर और कण के त्वरण a पर। तो इसके लिए क्या करना है, हमें फार्मूला डेराइव करना है। तो निर्भर करता है इतना, तो f के लिए सूत्र स्थापित करो। किसकी सहायता से? विमीय विश्लेषण की सहायता से। विमीय विश्लेषण की सहायता से क्या करना है, सूत्र स्थापित करना है। ठीक है, तो चलो भाई ठीक है, करते हैं। किस किस पे निर्भर करता है? f किस किस पे? m की पावर हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। और f किस पे डिपेंड कर रहा है? दूसरा a पे डिपेंड कर रहा है। ये इसके प्रोपोर्शनल, इसके समानुपाती है, इसकी पावर y मान लेते हैं। अब तुम कहोगे सर आपने पावर क्यों मान ली? अरे भाई अभी हमें यह पता है कि इस पे डिपेंड तो कर रहा है, लेकिन m की कितनी पावर r की कितने गुने पे डिपेंड करती है, प्लस पे डिपेंड करता है या माइनस पे डिपेंड करता है, या हो सकता है m की किसी भी बात पे डिपेंड करता ही ना हो, बिल्कुल ना के बराबर डिपेंड करता हो सकता है x की वैल्यू 0 आए, ये खत्म हो जाए। ऐसे ही a के लिए है। ठीक है, निर्भर करता है, ये तो हमें पता है, लेकिन कितना निर्भर करता है, कितने गुना x की पावर, यानी कि x का मान कितना आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, कितने गुना आता है, यानी कि कितना बन जाएगा ये, हम इस f इस पे कितना डिपेंड करता है। तो इसलिए अभी हम अगर मान लिया इसकी किसी भी पावर पे डिपेंड नहीं करेगा तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी और f बराबर क्या हो जाएगा, f m पे डिपेंड करेगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ठीक है, तो चलो अब इसका क्या करते हैं। देखो जब हमारे पास दो अनुपात होते हैं तो हम क्या कर देते हैं, इसको एक नियतांक लगा देते हैं। तो पहले तो हम ये लिखेंगे f बराबर f अनुक्रमानुपाती m की पावर x और a की पावर y हो जाएगी। ठीक है, जब तो हमारे पास दो समानुपात होते हैं तो हम क्या कर देते हैं, इसको एक नियत f बराबर k m की पावर x और a की पावर y। क्या यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? mx और ay है। हम क्या करते थे अब इसमें, यदि ये सूत्र सही है, यदि ये सूत्र सही है तो विमीय सूत्र के सत्यता की जांच हमने जो की थी, कैसे की थी? इससे पहले हमने विमीय सूत्र के सत्यता की जांच की थी। कैसे की थी? यानी कि दाईं ओर के प्रत्येक पद की विमा बराबर बाईं ओर के प्रत्येक पद की विमा, सारे पदों की विमा एक समान आती थी या नहीं आती थी? आती थी ना। ऐसे हम इसकी करेंगे भाई। तरीका तो हमारे पास वही है ना बेटा, तरीका तो हमारे पास वही है। ठीक है, तो इसमें अब लगा लो तुम f की विमा, f की विमा तुम्हें अच्छी तरह पता है। f की विमा क्या है? एल टी है। f बराबर क्या होता है? एम ए होता है ना, एम ए। तो m कितना हो जाएगा? अरे m तो m ही होगा। ये क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, एल टी माइनस 2, यही तो आएगा। अरे यार बता दिया करो बच्चों। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, एम एल टी माइनस 2। ये आ गई f की विमा दाईं, यानी कि बाईं ओर की विमा आ गई। अब आते हैं हम दाईं ओर। दाईं ओर आ जाओ भाई। दाईं ओर हमें पता है कि m की और a की, यानी कि m की तो m ही रहेगी बराबर। यहीं पे कर लेते हैं, चलो यहीं पे हमारे पास जगह है। ठीक है, हमने यहाँ क्या कर दिया, इसकी विमा यहीं पे लिख दो। ठीक है, एम एल टी माइनस 2 बराबर के क्या है, के तो एक कांस्टेंट है, विमाहीन राशि है। ठीक है, अब आ जाओ m की विमा कितनी हो जाएगी बेटा, m की तो x है, m की तो x है। ठीक है, a यानी कि एल टी माइनस 2, a कितना है, एल टी भाई त्वरण है ना, त्वरण की कितनी होती है, एल टी माइनस 2। एल टी माइनस 2 की विमा कितनी हो जाएगी, y। एल टी माइनस 2 की विमा कितनी होगी, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, एम एल टी माइनस 2 बराबर, इसको भी एक साथ लिख दो, m की पावर कितनी है x, l की पावर देखो l की पावर y भी है
और टी की पावर माइनस के 2y हो जाएगा, टी की पावर माइनस के 2y। अब बात हमने शर्त ये रखी थी कि भाई प्रत्येक पद की विमा एक बराबर होगी, प्रत्येक पद की विमा एक बराबर होगी, इसी सहायता से हम इसे कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? इतनी बात समझ में आ गई? चलो समझ में आ गई तो अब तो बस सवाल खत्म, खेल खत्म हो गया। देखो अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, इधर से उधर की तुलना करेंगे। m बेस एक जैसे हैं, दोनों के बेस एक जैसे हैं, इनकी पावर हम 1 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? ठीक है, अब आ जाओ, देखो तुलना करने पर सेम बेस है तो m1 इज इक्वल टू एम एक्स, एक्स की पावर कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगी, x इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। बड़ा बड़ा लिख दो ताकि तुम्हें दिखाई दे। x बराबर तो 1 आ गया हमारे पास। अब आ जाओ किस पे, l पे आ जाओ, यानी कि l की पावर 1 इज इक्वल टू, इधर l की पावर कितनी है, y है, तो ये भी सेम बेस हो गया तो y बराबर 1 आ गया, y बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। अब आ जाओ किस पे, बस अब किसी पे आने की जरूरत नहीं है, x और y की तो बात कर रही थी क्योंकि x और y है। देखो यहां पे भी अगर तुम माइनस के 2 है, t की पावर क्या है, माइनस के 2 है, t की पावर माइनस के 2y है, ठीक है, तो माइनस के 2 से माइनस के 2 कैंसिल हो जाएंगे, y बराबर 1 ही आएगा, तो y बराबर 1 क्या है, सत्य है। अब मान रख दो बेटा, मान रख दो तुम इसमें, f बराबर कितना है, इसको तुम समीकरण 1 भी मान सकते हो वैसे, तो समीकरण 1 से रख दो मान भाई, क्या है, f बराबर के, m की पावर 1 आ गई, a की पावर भी 1 आ गई, तो f बराबर के एम ए, f बराबर के एम ए। अब सर जी k क्या है, ये एक्सपेरिमेंटली बेटा, इसको हम इस फार्मूले से तो निकाल नहीं सकते, ऐसे तो हम इसे निकाल नहीं सकते, लेकिन प्रयोगों द्वारा हमें पता है कि इसका मान 1 है, इसका मान यहां पे कितना है, 1 है। अगर तुम इसको यहीं छोड़ना चाहोगे तो यहां भी पूरा के पूरे आपको नंबर मिलेंगे, पूरे के पूरे आपको नंबर मिलेंगे, वरना f बराबर एम ए तो आपको मालूम है ही, इससे तो आपको पता लग ही जाएगा कि प्रयोगों द्वारा k का मान कितना आया है, 1 आया है। प्रयोगों द्वारा k का मान k बराबर 1, प्रयोगों द्वारा, प्रयोगों द्वारा आ गया फार्मूला, डेराइव हो गया फार्मूला विमीय विश्लेषण की सहायता से। इतनी बात समझ में आ गई बेटा? बहुत इजी था, बहुत ही प्यारा था, बहुत ही मजेदार था समझने के लिए। आई होप कि आपने इसे बहुत अच्छी तरह समझ लिया होगा, है ना? बहुत मजा आया, मजा आया बच्चों? वेरी गुड, तो एक बार ताली बजा दो जल्दी जल्दी से। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं, थोड़ा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं यार, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर इसको क्या करते हैं, खत्म करते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं यार। दिक्कत पता है क्या है, दिक्कत ये है, दिक्कत ये है कि इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा निकल जाता है। अब यार इसमें छोटी छोटी वीडियो नहीं बन पाती, अगर छोटी छोटी वीडियो को बनाने के चक्कर में रहेंगे फिर तो 1 साल में क्या 2 साल में भी जो है सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा, फिर तो रोज सुबह शाम ही वीडियो डालते रहेंगे, ठीक है? छोटी छोटी वीडियो इसमें नहीं बन सकती, वरना फिर बेटा सिलेबस कवर नहीं होता है, ठीक है? यदि हम चलो बस एक सवाल लेते हैं और एक सवाल इसका और लेते हैं, एक सवाल और लेते हैं समझने के लिए। एक है सेंट्रीपिटल फोर्स का लेते हैं ना, अभिकेंद्री बल का, सेंट्रीपिटल फोर्स F, यानी कि अभिकेंद्री बल, अभिकेंद्री बल जिसकी दिशा हमेशा केंद्र की ओर रहती है, ऐसा बल, ठीक है ना? अभिकेंद्री बल एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m, एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, ठीक, ऑफ मास m, यानी कि m द्रव्यमान के किसी पिंड पर क्या है, वो ये काम कर रहा है, क्या, अभिकेंद्री बल काम कर रहा है। मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r, मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, ठीक है, किसी r त्रिज्या के वृत्त पर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है?
विद वेलोसिटी v, विद वेलोसिटी v, विद वेलोसिटी v और v वेग से, ठीक है, v वेग से, ठीक। क्या कर रहा है, डिपेंड अपॉन एम वी एंड आर, और क्या है, और निर्भर करता है अपॉन एम वी एंड आर, एम वी एंड आर, यानी कि एम वी और आर पर डिपेंड करता है। फाइंड एक्सप्रेशन फॉर एफ, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर एफ, एफ के लिए जो है एक्सप्रेशन फाइंड करो। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m, कोई m द्रव्यमान का कोई पिंड है जो किसी r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर क्या कर रहा है, v वेग से घूम रहा है, ठीक है। तो ये अभिकेंद्र बल क्या कर रहा है, एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, ये जो अभिकेंद्रीय बल है ये किसी m द्रव्यमान के पिंड पर, जो किस पर, r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर v वेग से घूम रहा है जो पिंड, ठीक है। और डिपेंड करता है, ये क्या निर्भर करता है, किस किस पे, द्रव्यमान पर, वेग पर और उसकी त्रिज्या पर डिपेंड करता है। हमने कहा था ना कि पहले से यदि हमें यह पता चल जाए कि वो राशि किस किस पर डिपेंड कर रही है, तो हम उसके लिए डायमेंशनल एनालिसिस के कारण जो है, उसकी मदद से, डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से जो है हम क्या कर सकते हैं, फार्मूला डेराइव कर सकते हैं, फार्मूला डेराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले, ठीक है, F यानी कि किस किस पे डिपेंड कर रहा है, F किस किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, m की पावर x, F डिपेंड कर रहा है v की पावर y, और F डिपेंड कर रहा है r की पावर z। इन तीन पे डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल। अब F इज इक्वल टू k mx vy rz, mx vy और rz लगा दो फार्मूला। m का, f का डायमेंशनल फार्मूला mlt माइनस टू, mlt माइनस टू, के m की पावर x है, v यानी के वेग कितना होता है बेटा, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, यानी कि लेंथ अपॉन t, यानी कि l t माइनस वन। अरे यार, वेग क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड होता है वेग, यही तो होती है इसकी यूनिट। अरे विस्थापन बटे समय, यार विस्थापन बटे समय मीटर पर सेकंड हो जाएगी, मीटर किसमें है, एल में है, समय कितना है, टी में, इसका मतलब ये एल हो जाएगा, टी माइनस ऊपर चले जाए। अब तो समझ में आ गया, एल टी माइनस वन। और आर को, भाई आर भी तो एक डिस्टेंस ही है, तो किसमें नापेंगे हम, एल में नापेंगे इसे, ठीक है। अब आ जाओ मैदान में, आ जाओ, y, और ये कितना था, z, ये कितना था, z। खुल्लम खुल्ला मैदान में आ जाओ, एम एल टी माइनस टू, खुल्लम खुल्ला मैदान में आ जाओ, के एम एक्स, एम और जगह नहीं है, ठीक है, x है, l यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यानी कि एक बार y पे भी है और एक बार z पे भी है, तो l की पावर y प्लस जेड आ जाएगा। समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, स्वाहा, ठीक है। और ये t की पावर देखो माइनस के y, t की पावर माइनस के y, t की पावर माइनस के y। अब आ जाओ भाई, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। दिक्कत क्या नहीं है, अब जो सेम है, बेस जिनके सेम है, अब यहां से वैल्यू निकाल दो, वैल्यू निकाल दो। इसको हमने मानी थी इक्वेशन 1 मानी थी, इसको हमने मानी थी, यानी कि m इज, अरे तो इसे 1 1 कर दो ना यार, क्या दिक्कत है कुछ। m1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, mx, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। अब y पे आ जाओ तेरा L1 y प्लस जेड, चलो इसको बाद में लेते हैं यार, t को ले लेते हैं पहले, क्योंकि t से हमारी y की वैल्यू निकल जाएगी। तो t माइनस के 2 बराबर t माइनस के y, ठीक है। तो माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस का y, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 आ गया, y इज इक्वल टू 2 आ गया। अब यहाँ पे हमने z की भी वैल्यू निकालनी है भाई, ध्यान रखना यहाँ पे, भूल मत जाना। तो z की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो अब आ जाओ l पे, तो l की पावर 1 सेम बेस है,
और एल की पावर वाई प्लस जेड, दैट मीन्स वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, है ना। मान रख दो, हमें जेड की वैल्यू यहां से निकालनी है, तो वाई का बराबर 2 रखेंगे, 2 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी कि जेड बराबर माइनस का 1 आ जाएगा। कुछ हड़बड़ाहट तो नहीं हो गई बच्चों? नहीं सर, इतने भी गए गुजरे नहीं हम, तो सॉरी बच्चों, सॉरी। फ्रॉम इक्वेशन 1, चैनल को जो है ना देखने का नहीं, मैं बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर दूंगा, तब पता चलेगा आपको। अरे बच्चों ऐसा नहीं करना। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, चलो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम क्या करेंगे बच्चों, हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे सर, इतना तो सभी जानते हैं। तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, f इज इक्वल टू के, m की पावर कितनी आई, 1 आई, v की पावर कितनी आई, v कितना, v की पावर y है ना, तो v स्क्वायर आ गया, v स्क्वायर आ गया, और z यानी कि r की पावर -1 आ गई। इसका मतलब क्या हो गया, f इज इक्वल टू के और m v स्क्वायर बाई r, v स्क्वायर बाई r। इसका मतलब क्या है कि k की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुई है 1, क्योंकि इसका फार्मूला तो ये होता है ना एम वी स्क्वायर बाई आर। अरे तुम यहां पे भी छोड़ दोगे तो भी सही है, आपको पहले भी बताया कि के की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, अगर तुमने ये भी रख दिया तो भी बिल्कुल आंसर सही है, तो भी आंसर बिल्कुल क्या है, सही है बिल्कुल। के इज इक्वल टू 1, के इज इक्वल टू 1, जल्दी से छाप लो, बिल्कुल समझ में आ गया होगा बहुत सुंदर तरीके से, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या था, यदि चलो इसके बाद तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर है और कुछ नहीं है ना, बस थोड़ी सी एक आधी चीजें रह गई थी, चलो कोई बात नहीं, बाद में बता देंगे, ठीक है। जल्दी से उतार लो बच्चों, जल्दी से उतार लो, जल्दी से उतार लो, जल्द। बस एक बात का ध्यान रखना है, जो हमने ये फार्मूले अभी डेराइव किए हैं, ये कहीं कहीं पर क्या होता है, जैसे यहां पे हमें पता था कि जो हमारे पास कांस्टेंट जो हम यूज कर रहे थे, जो हम ये जो कांस्टेंट यूज कर रहे थे के, कभी कभी क्या होता है कि ये हर जगह फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि के क्या है, डायमेंशन लेस है, विमाहीन राशि है। बहुत जगह ऐसे आ जाता है कि जहां पे जो है ये जो नियतांक होता है, जो कांस्टेंट होता है, इसकी डायमेंशंस भी होती है, इसकी यूनिट भी होती है, तो वहां पे ये फार्मूला काम नहीं करेगा, वहां पे ये फार्मूला काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे तो हमने के के लिए तो हमने क्या किया, के लिए कुछ किया थोड़ी, हमने क्या कहा कि के की वैल्यू यदि हम ऐसे भी रख देंगे तो भी ये सही आ जाएगा। अब के की वैल्यू चाहे 2 आ रही हो, चाहे 3 आ रही हो, चाहे 4 आ रही हो, कुछ भी आ रही हो, ठीक है ना। के लिए तो हम इसे फाइंड, इसके हिसाब से हम के की वैल्यू तो फाइंड कर ही नहीं सकते। बात समझ में आ गई। जैसे मान लिया यदि यहां पे अगर हम थोड़ी देर के लिए ये मान लें कि f इज इक्वल टू जी m1 m2 बटे r, f इज इक्वल टू जी m1 m2 बटे r, यदि हम ये वाला फार्मूला लगाएं, आर स्क्वायर सॉरी, अगर हम ये वाला फार्मूला लगाएं तो यहां पर ये काम नहीं करेगा, क्योंकि यहां का जो g है, यहां का जो g है इसकी अपनी यूनिट है, इसकी क्या है, अपनी यूनिट है। हमने इससे पहले भी g बराबर, जब हमने इसके पहले मान निकाला था, इससे रिलेटेड हमने सवाल किया था, तो वहां पे यूनिट पढ़ी होगी आपने, है ना, वहां पे यूनिट इसकी पढ़ी होगी, क्योंकि इसकी यूनिट क्या थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। इस g की यूनिट क्या थी बेटा, इस g की अपनी यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। तो यहां पे इसकी अपनी यूनिट है, तो इसकी अपनी यूनिट है, तो इसकी डायमेंशन भी होगी, तो यहां पे ये फार्मूला काम नहीं करेगा, यहां पे ये वाला फार्मूला काम नहीं करेगा, यहां पे काम ये वाला फार्मूला नहीं करेगा। और यदि कभी कोई एंगल वाली भी बात आ जाती है, जहां पे एंगल वाली बात आ जाती है वहां पे भी, जैसे मान लिया a बराबर b साइन थीटा है, a बराबर क्या है, b साइन थीटा है, इन जगहों पर भी। अब यहां पे क्या है, a बराबर b साइन थीटा है, b साइन थीटा का तो तुम्हें पता है कि साइन थीटा क्या है, डायमेंशन लेस है,
साइन थीटा क्या है, डायमेंशनलेस हो। तो इसको ये फिर हम क्या करेंगे, ए बराबर बी आ जाएगा, ए बराबर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ए बराबर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। साइन थीटा क्या है, डायमेंशनलेस। तो इस इन जगहों पे ये वाला क्या है, फार्मूला काम नहीं करेगा, इन जगहों पर ये फार्मूला काम नहीं करेगा। ठीक है, चलो फिलहाल इतना आपने समझ लिया, बहुत है आज के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे जो है मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, मजेदार से टॉपिक के साथ, वो है सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंक। ठीक है, तो सार्थक अंक है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो मेहनत करते रहें, अपने आप नोट्स बनाते रहें, अपने हैंडमेड नोट्स के बहुत सारे फायदे हैं बच्चों, बहुत जल्दी तुरंत याद होता है। ठीक है, और आपको बारीकी से बिल्कुल समझाया जाएगा, कोई भी टॉपिक आपका छोड़ा नहीं जाएगा। बस आपको करना केवल इतना, अपने नोट्स बनाते रहने। ठीक है, जो भी दिक्कत आएगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, आपको नोट्स की जरूरत होगी तो नोट्स के लिए भी लिखना है। ठीक है, और मेहनत करते रहें, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।